हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी और यूनिट 4 में हमने पहला वीडियो जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है और इसके पहले भी हमने कुछ गति के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं ये सब पढ़ लिया था, है ना। तो आज की वीडियो में जो हमने रासायनिक अभिक्रिया की दर पढ़ी है लास्ट वीडियो में, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले क्या दोस्तों ये समझिएगा कि इनको पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या पड़ी, क्या आवश्यकता है पढ़ना हमें इनको। तो दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस दर से चल रही है उसे मतलब सीधी सी बात उसे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। बढ़ाना है तो क्या करें, घटाना है तो उसको क्या करें, उसकी दर, उसका जो वेग है उसको बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए क्या करें। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। मतलब कब, अब किस माध्यम में बढ़ेगी, किस माध्यम में घट सकती है, इस टाइप के ये सब, है ना। तो इनको हम पढ़ते हैं और हमारा पहला कारक है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिकारक की प्रकृति। पहला कारक क्या है हमारा, अभिकारक। अभिकारक की प्रकृति। अब पहला कारक है हमारा अभिकारक की प्रकृति, मतलब अभिकारक की प्रकृति पर किस प्रकार से अभिक्रिया की जो दर है वो डिपेंड करेगी, ये सब, है ना। तो क्या है दोस्तों, यदि कोई अभिकारक, अब अभिकारक तो आप जानते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई रिएक्शन है, ये इस टाइप से कोई दूसरी रिएक्शन बनाता हूं, NaCl और ये KCl आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कोई बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो आपको ये पता है ये अभिकारक है और ये क्या है, इसका उत्पाद है ना। तो इसने क्या बोला, अभिकारक की प्रकृति। मतलब दोस्तों इसका ये है कि इनमें जो अभिकारक है NaCl और ये KCl, ये किस प्रकृति के हैं। अगर ये अभिकारक अधिक क्रियाशील हैं, मतलब ये जल्दी जल्दी से क्रिया करते हैं, तो जो अभिक्रिया है उसकी दर क्या होगी, अधिक होगी। जैसे मान के चलो इनमें ये अधिक क्रियाशील अभिकारक हैं, तो जो ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, ये अभिक्रिया की जो दर है ना वो अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। और यदि ये अभिकारक, ये जो आपको दिख रहा है अभिकारक, ये कम क्रियाशील है, क्या है, कम क्रियाशील, तो जो अभिक्रिया आपको दिख रही है इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। मतलब ये धीरे धीरे अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो आपको ध्यान रखना है इसकी, मतलब इस ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। कोई अभिकारक अधिक क्रियाशील होगा तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, एवं अभिकारक कम क्रियाशील होने पर अभिक्रिया की दर कम होती है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा है सांद्रता। क्या है, सांद्रता, या फिर हम ऐसा लिखते हैं अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। अब इस अभिकारक की सांद्रता को समझिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस सांद्रता का मतलब जानिए कि क्या होता है। सांद्रता तो आप सभी को पता है विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा, है ना। अब विलेय इसमें क्या होगा, जैसे कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जैसे ये AgCl और ये लिखा है K2SO4, ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कोई बन रहा है प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें ये अभिकारक है, इस अभिकारक की सांद्रता क्या है। अब सांद्रता तो हमें पता है क्या क्या होती है, एक तो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, दूसरा क्या होता है, गाढ़ापन। जितना कोई पदार्थ गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी, और कोई पदार्थ जितना पतला होगा उतनी उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अब यदि ये AgCl और K2SO4 गाढ़ी अवस्था में है, कौन सी अवस्था में, गाढ़ी अवस्था में है, जैसे मान के चलो ये पात्र है ना,
इस पात्र में जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब इस जल में बहुत सारा हम AgCl डाल दें, क्या डाल दें, बहुत सारा AgCl डालें तो ये विलयन है ना गाढ़ा हो जाएगा। और यदि हम कम AgCl डालेंगे तो ये विलयन कैसा रहेगा, पतला रहेगा, रहेगा ना, आप खुद बताओ, है ना। तो इसी प्रकार इसने बोला है अभिकारक की सांद्रता। मतलब दोस्तों ये है कि जो अभिकारक की सांद्रता यदि अधिक होगी, मतलब जो अभिकारक है इसमें AgCl ये अधिक होंगे, तो जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, इसकी दर क्या होगी, अधिक होगी। मतलब ये अभिक्रिया तेज स्पीडली चलेगी, है ना। और यदि अभिकारक की सांद्रता, मतलब आपको ये दिख रहे हैं अभिकारक, इनकी सांद्रता कम होगी, मतलब इनकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो जो आपको अभिक्रिया दिख रही है ये अभिक्रिया तेज नहीं चलेगी, फिर चलेगी स्लो, क्या चलेगी, स्लो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जो अभिकारक की सांद्रता अभिकारक होता है, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया की दर जो होती है ना उसकी कैसी होती है, समानुपाती। अब अभिक्रिया की दर क्या है, dx/dt, हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। और सांद्रता मान लेते हैं, ये सांद्रता यहाँ पर यही लिख दे रहा है ना। तो जो अभिक्रिया की दर है ये सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, घटेगी, है ना। तो ये अब हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, इस अभिकारक की सांद्रता, है ना। तो हम जानते हैं अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है। अतः सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर अधिक एवं सांद्रता घटने पर अभिक्रिया की दर कम होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है अभिक्रिया का दाब। क्या बोला, अभिक्रिया का दाब। कोई अभिक्रिया है उस पर यदि दाब बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिक्रिया की दर घटेगी या बढ़ेगी, उसको आप समझिए। तो हमने सामान्यतः हमने देखा है यदि हम किसी गैस का दाब बढ़ा दें, कोई भी गैस है उस गैस का दाब बढ़ा दें, अगर गैस का दाब बढ़ा देंगे तो जो गैस का आयतन है, क्या है, आयतन, उस आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे मान के चलो ये कोई पात्र है ना, ये कोई पात्र है, इस पात्र में यहाँ तक H2 गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, H2। अब इस H2 गैस में मैं कोई पिस्टन लगा दूं यहाँ, और पिस्टन लगाकर इस पर दाब अप्लाई करूं। जब मैं दाब लगाऊंगा तो ये पिस्टन हो सकता है अभी इधर है तो इधर आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो इसका जो दाब है, इसका आयतन है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले इसका आयतन इधर से इधर तक का था, लेकिन अब मैंने दाब लगा के पिस्टन को यहाँ तक लेके आया तो अब इसका जो आयतन है वो कितना बचा, इतना बचा। अब इतना आयतन बचा, मतलब आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपको हमेशा याद रखना, दाब बढ़ाएंगे तो किसी भी गैस के आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आयतन में कमी हो जाएगी, अब आयतन में इसकी कमी हो जाएगी तो इसके मान लेते हैं इसके जो अणु है, पहले इसके अणु यहाँ तक फैले हुए थे, है ना। अब दाब लगाया तो इसका आयतन में क्या हो गई, कमी हो गई। आयतन में क्या हो गई, इसके कमी हो गई। अब इसका आयतन इतना बचा, तो जो इसके अणु इधर तक फैले हुए थे वो अणु फिर इतनी जगह में ही रहेंगे, मतलब जो अणुओं की संख्या वो बढ़ेगी। अब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो सांद्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधी सी बात आपको याद रखना है, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी। अब आयतन में कमी होगी तो सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मैंने आपको समझाया। और हमें पता है जब सांद्रता में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। इसके पहले वाले हमने पॉइंट में समझा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता की कैसी होती है, समानुपाती। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो अतः हमारा पॉइंट क्या निकल रहा है,
अतः दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है एवं दाब घटाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, कम होती है। आपको अपने माइंड में सेट करके रख लेना है ना। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो है 4 पॉइंट हमारा है अभिक्रिया का ताप। मतलब अभिक्रिया का ताप अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की जो दर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सुन लो दिमाग लगा के ध्यान से, है ना। तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर जो सामान्यतः जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिक्रिया की दर बढ़ती ही है। अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। अब ये बढ़ती क्यों है साहब, अब ये बताओ सर हमें बढ़ती क्यों है ये, तो आप खुद ही बताओ। मान के चलते हैं ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, इस पात्र में कुछ गैस के अणु या फिर AgCl भरा हुआ है, AgCl भरा हुआ है, आप ये समझो। अब इसमें मैं यदि इसको हीट करूं, मतलब इसको गर्म करूं, अब गर्म करूंगा तो जो AgCl है वो AgCl किस में टूट जाएगा, Ag प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। बोलो आप, टूट जाएगा क्या, हाँ टूट जाएगा। अब इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो हमें पता है ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमने तो देखा ही है, हमारे घर में हम चाय बनाते हैं, अगर उसको हम ज्यादा हीट कर देते हैं तो उसके अणुओं में देखते हैं हम उबाल आता है। उबाल आता है मतलब उनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी ना तो उसे ही हम कहते हैं उबाल आना, ठीक है। तो उसी प्रकार जो AgCl है वो AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब टूट जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो इसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कोई अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो जाएगी। अब अभिक्रिया के अणु तीव्र वेग से चल रहे हैं तो वो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न नहीं हो जाएगी। जैसा अगर हम तेज हीट पे चाय बनाते हैं तो चाय जल्दी बन जाती है ना, और उसी को यदि कम ताप पर बनाएंगे तो 1 घंटे तक बनाते रहो, क्या दिक्कत है ना। तो समझ में आ रहा है ना, अभिक्रिया के जो ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया की जो दर है वो तीव्र वेग से संपन्न हो जाएगी। तो सीधी सी बात हमारी कहने की ये है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर अधिक होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया की दर तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। आपको दिमाग में रखना है। हमारा 5th पॉइंट हम देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब ये उत्प्रेरक क्या चीज है पहले इसको समझ लो। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, लेकिन खुद कोई परिवर्तित नहीं होता है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई अभिक्रिया है N2 और ये है H2, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। और ये बन रही है, हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो रही है ना। कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, ये अमोनिया गैस। ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है। अब यदि इसी अभिक्रिया को मैं आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराऊं, ये आयरन एक उत्प्रेरक है, एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होगा, है ना। ये ऐसा एक कोई पदार्थ है ना। तो यदि इसी अभिक्रिया को या फिर जो अमोनिया में बना रहा हूं, इस अमोनिया को मैं आयरन की उपस्थिति में बनाऊं तो ये अमोनिया शीघ्रता से, तीव्र वेग से, जल्दी से बन जाएगी। और यदि इसी अमोनिया को मैं इसकी अनुपस्थिति में बनाऊंगा तो ये अभिक्रिया की दर है ना कम रहेगी। अभिक्रिया की दर है ना कम रहेगी। लगभग मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे इस अमोनिया को बनाने में, लेकिन इसी को मैं आयरन की उपस्थिति में बना दूंगा तो ये तीव्र वेग से बन जाएगी। समझ रहे ना। तो ये उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, ठीक है। दूसरी बात समझो,
अब जो उत्प्रेरक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया की दर को घटाने का काम करता है। ये अभिक्रिया की दर को घटाएगा और ये बढ़ाएगा, है ना। तो आप ये समझो, अगर ये कोई अभिक्रिया है धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी तो उसकी दर अधिक होगी, और कोई अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी तो उसकी दर क्या होगी, कम होगी। तो आपको दिमाग में पॉइंट रखना है, कोई अभिक्रिया धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी तो उसकी दर अधिक होगी, और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी तो उसकी दर क्या होगी, कम होगी, है ना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारे उत्प्रेरक की उपस्थिति का 5वां पॉइंट हुआ। इसके बाद हम 6वां पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विकिरणों का प्रभाव। विकिरणों का प्रभाव, तो सबसे पहले आप विकिरण समझो। तो आप विकिरण जानते हो, यदि कोई प्रकाश, क्या कोई प्रकाश किरणों के रूप में आता है तो वह विकिरण है। हमने देखा है हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो किरणों के रूप में नीचे आता है, तो ये विकिरण है। क्या है ये, विकिरण है। आपको अपने माइंड में रखना है, आपको समझ के चलना है। तो देखा है हमने अक्सर देखा है कि जो कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर प्रकाश संश्लेषण हमने देखा है, हमने प्रकाश संश्लेषण 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर में तीव्र वेग से होती है। प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा जो अभिक्रिया है वो दोपहर में तीव्र वेग से होती है। कारण है क्यों, बताओ। क्योंकि दोपहर में जो प्रकाश है वो तीव्र वेग से आता है और सुबह और शाम उतना तीव्र वेग से नहीं आता। तो इसका सीधा साधा मतलब है, यदि विकिरणों का प्रभाव मतलब प्रकाश का प्रभाव यदि ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, अधिक होगी, और यदि प्रकाश का या विकिरणों का प्रभाव कम है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में आपको 5 ही पॉइंट पूछेगा कि आपको कोई 5 ऐसा पूछ लेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक लिखिए, है ना। तो आपको 5 ही लिखना है, बट मैंने आपको 6 बताए हैं, तो आप एक एडजस्ट कर लीजिएगा। जो आपको थोड़ा सा कठिन लगे उसको आप छोड़ सकते हैं, या फिर 5 रखोगे, एग्जाम में जाते हैं तो एक आध पॉइंट तो हम भूल ही जाते हैं ना। तो आई होप दोस्तों ये पूरा सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।